तो इस चैप्टर की, इस अध्याय की मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस। इसमें दो प्रश्न बनते हैं, एक तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस और पार्शियली फील्ड डाइलेक्ट्रिक मीडियम पर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस, यानी कि आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। और पहले जो हम पढ़ेंगे क्या है, सामान्य समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो पहला हम देखेंगे सामान्य, जो ज्यादा सरल है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि जो संधारित्र होता है वो कैसे बना हुआ रहता है, दो प्लेटों से मिलकर के बना हुआ रहता है। ये कुछ इस तरह से अगर हम डायग्राम बनाएं तो ये दो प्लेट है, मान के चल रहे हैं कुछ इस तरह के दो प्लेट होते हैं ए और बी। इसमें एक प्लेट जो है अर्थिंग होता है, एक प्लेट जो है अर्थिंग होता है। तो इसका जो सिद्धांत है संधारित्र का, जो पिछले क्लास में हमने देखा था, क्या देखा था कि एक प्लेट को जब हम आवेशित करते हैं, जैसे प्लेट ए को हमने क्या कर दिया, धनावेशित कर दिया, तो जब दूसरे प्लेट के जो पास वाला सिरा है उसमें ऋणावेशित हो जाता है और दूरवर्ती जो सिरा होता है वो धनावेशित हो जाता है। और धनावेशित कहाँ चले जाते हैं, अर्थ में चले जाते हैं, पृथ्वी में चले जाते हैं। तो बचता क्या है, ऋणावेश। क्या बचता है, ऋणावेश। और इस तरह से ये जो ऋणावेशित प्लेट है ये विभव को कम करता है, किसका, प्लेट ए का। और इस तरह से इस चालक की धारिता जो है बढ़ जाती है प्लेट ए की। तो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि भाई कैपेसिटर जो है, संधारित्र जो है, वह युक्ति है जो चालक के आकार या आयतन में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता को बढ़ा देता है। तो इस तरह से ये युक्ति जो है, जिसे हम संधारित्र कहते हैं, क्या करता है, इस चालक का धारिता को बढ़ा देता है। धारिता को बढ़ा देता है, इसका मतलब क्या है कि भाई ये जो प्लेट है, ऋणावेशित जो प्लेट है, नेगेटिव चार्ज जो प्लेट है, ये पोटेंशियल को, विभव को कम करता है, किसका, प्लेट ए का। और विभव कम हो गया मतलब आवेश और हम दे सकते हैं, और चार्ज जो है हम दे सकते हैं। यानी कि ये जो युक्ति है ये और चार्ज, आवेश यानी कि ऊर्जा को, एनर्जी को स्टोर कर सकता है, संचित कर सकता है। और यही कार्य होता है इसका, संधारित्र का। तो हम इसकी धारिता के लिए व्यंजक आगे निकालने वाले हैं, ठीक है। तो इसके पहले चैप्टर 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड जब पढ़ रहे थे तो हमने दो पैरेलल प्लेट जो होते हैं उसके कारण किसी पॉइंट पर, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की, उनकी जरूरत हमको पड़ने वाली है पहले। तो क्या होता है, देखिए ये जितना आवेश प्लेट ए में है, धन आवेश हम मान के चलते हैं कितना है, क्यू है, कैपिटल क्यू है, तो इतना ही ऋण आवेश होता है किसमें, प्लेट बी में, प्रेरित हो जाता है। तो दोनों में आवेश की मात्रा क्या है, बराबर है, और विजाती है, और विजाती है। तो प्लेट ए के बाईं ओर यानी कि लेफ्ट साइड में और प्लेट बी के राइट साइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जीरो होता है। कितना होता है, जीरो होता है। और मध्य में, कहा, मध्य में, यहाँ बीच में, यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होती है, अगर हम मीडियम की बात करें, अगर मीडियम हो तो कितना होता है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट के, इतना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। ये पिछले क्लास में हमने पढ़ा हुआ है। इसके अंदर सिराओं पर अगर हम बात करें, यहाँ सिराओं पर, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से होता है। लेकिन अंदर बात करें तो अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लगभग एक समान होता है, बराबर होता है, जो कि कितना होता है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट के होता है, इतना होता है। तो हमने ये सिग्मा क्या है, सिग्मा जो है डेंसिटी है, क्या है, डेंसिटी है, घनत्व है, जिसका मान कितना होगा, हम मान के चल रहे हैं कि जो प्लेट ए है और प्लेट बी है, दोनों के जो एरिया है वो इक्वल है, कितना है, ए, कितना है, ए। तो चार्ज कितना है, क्यू, तो डेंसिटी कितना हो जाएगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना हो जाएगा, क्यू अपान ए, कितना हो जाएगा। क्लियर है। पिछले क्लासेस में हमने एक और फार्मूला पढ़ा हुआ है, और वो फार्मूला क्या है, फार्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में विद्युत क्षेत्र और विभव में रिलेशन। और रिलेशन क्या है, E = V/D। तो इतने फार्मूले हैं जिसकी हम यूज करने वाले हैं आगे, और धारिता हम निकालेंगे इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, संधारित्र की। हमने शुरू में क्या क्या मान लिया कि भाई प्लेट ए जो है क्यू धनावेशित है, फिर उसके पास हमने प्लेट बी लेकर के आया जो अर्थिंग किया हुआ है, तो इसके पास वाले सिरे पर ऋण आवेश, नेगेटिव चार्ज जो है इंड्यूस हो गया, प्रेरित हो गया, और दूरवर्ती सिरे पर क्या हो गया, धनावेश। धनावेश कहाँ चले गए, अर्थ पर चले गए। फिर हमने मान लिया कि भाई चार्ज जो डेंसिटी है कितना है, सिग्मा है, जिसका मान कितना हो जाएगा, और प्रत्येक जो प्लेट है उसका जो एरिया है हमने कितना माना, क्षेत्रफल, कितना माना, क्षेत्रफल, एरिया हमने माना क्या, ए, दोनों प्लेट का। तो जो डेंसिटी है वो हो गया कितना, क्यू अपान ए। पिछले क्लास में हमने पढ़ा हुआ है कि भाई प्लेट ए के बाईं अगर विजातीय आवेश है, परिमाण बराबर है, और दो पैरेलल प्लेट रखे हुए हैं किसी डिस्टेंस पर, तो जो बाईं ओर लेफ्ट साइड इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती है, जीरो होती है, प्लेट ए की। और प्लेट बी की राइट ओर यानी कि दाईं ओर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती है, जीरो होती है। और दोनों प्लेटों के मध्य में
क्या होता है, बराबर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, जो कि कितना होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। यहाँ के क्या है, मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं उसको, और विद्युतांक कहते हैं, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी है, विद्युतशीलता है। चलिए आगे बढ़े क्या, तो यहाँ आप लिखेंगे कि भाई दोनों प्लेटों के मध्य, एक तो हो गया कि बाईं और दाईं ओर तो शून्य होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, तो दोनों प्लेटों के मध्य किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है एक समान रहती है। तो दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, E इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट के। यहाँ से हम क्या करते हैं, सिग्मा का मान रखते हैं जिसका मान कितना है, Q अपान A। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा Q अपान एप्सिलॉन नॉट A के, ये क्वेश्चन मिलेगा। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए धारिता, क्या चाहिए, धारिता, कैपेसिटेंस। और कैपेसिटेंस क्या होता है, किसी चालक को, जब हम संधारित्र की बात करेंगे, जब हम किसी संधारित्र की बात करते हैं तो क्या होता है, आवेश की मात्रा और दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है, यानी जो चार्ज हमने दिया है और जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके रेशियो के इक्वल होता है कैपेसिटेंस जो है। तो धारिता क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 1, तो कैपेसिटेंस हो जाएगा C इज इक्वल टू, चार्ज क्या है Q, और हम मान के चलते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है, कितना है, V है। तो ये वाला फार्मूला हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, तो हमें V का मान चाहिए, किसका मान चाहिए, V का मान चाहिए। तो V का मान हम कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से, कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से। तो देखिए V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस फार्मूले से V इज इक्वल टू ED हो जाएगा, V इज इक्वल टू ED। समीकरण देखिए, इसको मैंने यहाँ क्यों लिखा, क्योंकि हमें पता चलना चाहिए कि हम आगे क्या करने वाले हैं। तो हमें क्या चाहिए, अगर C हमें चाहिए तो हमें V का मान चाहिए, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस ये रहेगा। तो यहाँ से हम V निकाल सकते हैं। E का मान हम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1 से, कहाँ से, इक्वेशन नंबर 1 से। तो E का मान हम रखते हैं इक्वेशन नंबर 1 से, और इतनी जगह में आराम से हो जाएगा। तो V इज इक्वल टू क्या मिलेगा, Q अपान, और Q के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या, D, तो QD अपान एप्सिलॉन नॉट A के, ये V का मान। अब हम क्या करते हैं, इस V के मान को किस इक्वेशन में रखते हैं, इस इक्वेशन में रखते हैं कैपेसिटेंस पर। और कैपेसिटेंस क्या होता है, C इज इक्वल टू Q अपान V। तो इस V के मान को इस इक्वेशन में रखते हैं। तो देखिए ये Q और ये Q क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और क्या बचेगा, C इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, देखिए कैसे लिखेंगे, ये हो गया Q और पूरे का बचे में हो जाएगा क्या, V का मान जो कि कितना है, QD अपान एप्सिलॉन नॉट A के। तो ये Q और ये Q क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और हमें आंसर क्या मिलेगा, हमें आंसर मिलेगा C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A के अपान D। तो ये इक्वेशन मिलेगा। अगर एयर या वैक्यूम है, वायु या निर्वात है, तो उस स्थिति में K का मान कितना होता है, K का मान होता है 1, कितना होता है, 1। तो C इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, C इज इक्वल टू मिलेगा एप्सिलॉन नॉट A अपान D। ये किस कंडीशन में है, जब वायु या निर्वात है, उस सिचुएशन में, जिसे हम C नॉट नाम दे देते हैं, ठीक है। इतनी चीजें समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 और इसे हम देते हैं 4। 3 और 4 से देखिए हम 3 को कैसे लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 3 को हम लिख सकते हैं C इज इक्वल टू के C नॉट। तो यहाँ से देखिए एक चीज पता चल रहा है, ये C क्या है, जब मीडियम था दोनों प्लेटों के मध्य क्या था, मीडियम था, उस सिचुएशन में इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है। और C नॉट क्या है, जब दोनों प्लेटों के मध्य एयर या वैक्यूम है, वायु या निर्वात है, उस स्थिति में इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है। तो देखिए जब दोनों प्लेटों के मध्य कोई माध्यम हो, क्या हो, माध्यम हो, जैसे कि आगे हम पढ़ेंगे परावैद्युत हो, डाइलेक्ट्रिक हो, उस कंडीशन में, तो अगर मान के चलते डाइलेक्ट्रिक हो, तो जो कैपेसिटेंस है कैपेसिटर का, वो वायु या निर्वात में एयर या वैक्यूम था दोनों प्लेटों के मध्य, उस टाइम जो कैपेसिटेंस था कैपेसिटर का, जो धारिता था संधारित्र का, उसके के गुनी हो जाती है, यानी कि बढ़ जाती है, क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि अगर दोनों प्लेटों के मध्य वायु या निर्वात की जगह कोई परावैद्युत हो, तो संधारित्र की, कैपेसिटर की धारिता में क्या प्रभाव पड़ेगा, कैपेसिटेंस में क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, के गुनी हो जाती है। वायु या निर्वात जब दोनों प्लेटों के मध्य हो, तो धारिता, संधारित्र की धारिता के गुनी हो जाती है। देख सकते हैं के गुनी हो गई है, के C नॉट हो गया है। आ रहा है क्या समझ में। और प्रभावित करने वाले कारक पूछते हैं कि भाई धारिता जो है, या धारिता जो है, कैपेसिटेंस जो है, किन किन फैक्टर्स पर, कारकों पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। तो इस इक्वेशन से हम आसानी से आंसर्स जो है लिख सकते हैं। पहला किस पर निर्भर करता है, एरिया पर, प्लेट के एरिया पर। ये जो प्लेट हमने यूज किया है, इसके एरिया पर, क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तो क्षेत्रफल क्या है, धारिता जो है क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती है, प्रोपोर्शनल है। तो क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा, धारिता
संधारित्र की कैपेसिटेंस जो है कैपेसिटर की उतना ही अधिक होगी। ये हम पिछले क्लास में भी पढ़ा है कि किसी चालक की अगर आकार बड़ा है यानी कि क्षेत्रफल बड़ा है तो उसके आवेश धारण की क्षमता, चार्ज स्टोर करने की क्षमता जो है ज्यादा होती है। दूसरा आप देख सकते हैं कि यहाँ के है और के भी क्या है, प्रोपोर्शनल है, किसके धारिता जो है के प्रोपोर्शनल है। के क्या है, परावैद्युतांक है, परावैद्युत का जो परावैद्युतांक होता है वह है। तो परावैद्युतांक होने पर भी धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, धारिता बढ़ जाती है, जिसे हमने यहाँ देखा है कि के गुनी हो जाती है, के गुनी हो जाती है। तीसरा, दोनों प्लेटों के मध्य डिस्टेंस, दोनों जो प्लेट है उसके मध्य कितना डिस्टेंस है जो डी है, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, प्रोमानुपाती है। तो जितना कम होगा संधारित्र की धारिता उतना ही अधिक होगा। क्लियर है क्या? इसी में दूसरा क्वेश्चन बनता है आंशिक रूप से परावैद्युत की उपस्थिति में, आंशिक रूप से परावैद्युत डाइलेक्ट्रिक की उपस्थिति में, एक और क्वेश्चन बनता है कि भी पार्शियली अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम उपस्थित हो इन दोनों प्लेटों के बीच में, तब धारिता के लिए व्यंजक कितना होगा, तो फिर से वही काम करते हैं, हम दो प्लेट बना लेते हैं। तो ये दो प्लेट में मान के चलते हैं, ठीक है, प्लेट ए और प्लेट बी, ये जो है पॉजिटिव चार्ज से चार्ज है, और जैसा कि इसके पहले हमने किया था वही काम हमने यहाँ भी किया है। तो प्लेट बी जो है नेगेटिव चार्ज जो है क्या हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा, प्रेरित हो जाएगा कुछ इस तरह से। और क्या बोल रहा है, हम मान के चल रहे हैं कि जो चार्ज डेंसिटी है वो कितना है, सिग्मा है, कितना है, सिग्मा है, इसका सिग्मा है और इसका कितना है, माइनस सिग्मा है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो कहना तो कितना होगा, नेगेटिव में होगा, तो माइनस सिग्मा है। बीच की जो दूरी है वो हम मान के चल रहे हैं कितनी है, डी है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, डी है। यहाँ में नहीं लिख पाए थे क्या, तो यहाँ भी दूरी कितनी थी, डी थी, कितनी थी, डी थी। और हम मान के चल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, आंशिक रूप से, पार्शियली, क्या बोल रहे हैं, पार्शियली मीडियम जो है, परावैद्युत जो है, डाइलेक्ट्रिक उपस्थित, तो मान के चल रहे हैं टी ऊंचाई का, ये इस तरह से दोनों प्लेटों के मध्य टी ऊंचाई का कोई मीडियम जो है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो है उपस्थित है, पार्शियली, कितने ऊंचाई का, टी ऊंचाई का। क्लियर है? तो जो चीजें हमने यहाँ किया था सेम चीजें हम करने वाले हैं, बस अंतर ये हो गया कि दोनों प्लेटों के मध्य कुछ जगह में यहाँ एयर है और कुछ जगह में क्या है, डाइलेक्ट्रिक है, परावैद्युत है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो भी अलग अलग होगा, एयर पर अलग होगा और मीडियम पर अलग होगा। तो ध्यान से देखिए, डी माइनस टी, अगर इस टी को माइनस कर दें तो डी माइनस टी जो मोटाई है ना, ये जो मोटाई है, इस मोटाई में क्या है, वायु है, क्या है, वायु है, वायु या निर्वात है, वायु या निर्वात है। तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी, तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होगी वो होगी एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट। इसके पहले वाले में देखिए हमने मीडियम मान करके हल किया था और ई का मान कितना मिला था, एप्सिलॉन नॉट के मिला था, क्योंकि हमने मान के चला था कि भाई इन दोनों प्लेटों के मध्य कोई मीडियम है करके, इसलिए के यहाँ मल्टीप्लाई था। अब इस वाले डायग्राम में देखिए, इस वाले डायग्राम में ये जो डी माइनस की जो जगह बच गया टी के बाद, वहां सिर्फ एयर है, सिर्फ क्या है, एयर है, और वैसे सिचुएशन में के का मान क्या हो जाता है, के का मान 1 हो जाता है। तो ये डी माइनस की जो मोटाई है उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान होगा वो कितना होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। और यहाँ से हम सिग्मा का मान रख देते हैं, सिग्मा का मान कितना, प्लेट का एरिया यहाँ ए है, दोनों प्लेटों का एरिया कितनी है, ए ही है, तो सिग्मा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन ए, जो कि हम इसके पहले वाले टॉपिक में भी रखा था, उसी मान को यहाँ भी रखना है। तो कितना हो जाएगा, इन का मान हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, एप्सिलॉन नॉट ए। अब बच गया टी मोटाई, अब बच गया टी मोटाई। ये जो टी मोटाई है इस पर क्या है, इस पर क्या है, इस पर परावैद्युत है, इस पर क्या है, परावैद्युत है। और हमने पिछले क्लास में पढ़ा है, याद करिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है जब कोई भी माध्यम उपस्थित हो, जब माध्यम में इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं तो वायु या निर्वात की अपेक्षा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा कम हो जाता है। क्या हो जाता है, कम हो जाता है, नीचे के का डिवाइड हो जाता है, नीचे के का डिवाइड हो जाता है एक्चुअल में। तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के हो जाएगा। और ये मान तो हमने इसके पहले वाले टॉपिक में भी रखा है, ये देखिए यहाँ, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम सिग्मा का मान रख लेते हैं जैसे कि हमने इस इक्वेशन में रखा था, तो क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए के। ये दो वैल्यू हमें मिले हैं, वायु या निर्वात पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और कहाँ जो परावैद्युत है उस जगह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जैसा कि इसके पहले वाले टॉपिक में हमने किया था, क्या किया था, क्योंकि इस फार्मूले में हमें v का मान रखना था इसलिए हमने v का मान निकाला। उसी तरह से अब हम क्या करेंगे, v का मान निकालेंगे और v का मान निकाल करके इसमें कैपेसिटर का जो
कैपेसिटेंस के लिए जो फार्मूला है उस पर v का मान रखेंगे, और तब जाकर के हमें पार्शियली जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम की उपस्थिति में जो संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक है, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस के लिए जो व्यंजक है वो हमें क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो ये फार्मूला फिर से देखिए, इस फार्मूले से ये वाला फार्मूला है, ठीक है, और इस फार्मूले से हम क्या करेंगे, क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू ईडी हो जाएगा, v इज इक्वल टू ईडी हो जाएगा। तो यहां से देखिए v इज इक्वल टू समय, तो e का मान कितना है, देखिए e माइनस टी मोटाई पर q, तो e नॉट d माइनस टी, ठीक है। इस e को पहले लिख लें, जैसे कि इस फार्मूले में e पहले है, फिर t मोटाई पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, e है, तो e मल्टीप्लाई t। अब e नॉट का मान रखिए, तो e नॉट का मान कितना है, q अपान एप्सिलॉन नॉट a, q अपान एप्सिलॉन नॉट a, और मल्टीप्लाई क्या है, d माइनस t, ठीक है, प्लस e का मान कितना है, देखो q अपान एप्सिलॉन नॉट a k, मल्टीप्लाई क्या है t, मल्टीप्लाई क्या है t। अब देखिए इसमें जो चीजें कॉमन निकल रहा है उसको आप कॉमन निकाल लीजिए, उसको आप कॉमन निकाल लीजिए, बहुत परेशान कर रहा था, है ना। तो देखिए q अपान एप्सिलॉन नॉट a, और यहाँ भी है q अपान एप्सिलॉन नॉट a, तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं, q अपान एप्सिलॉन नॉट a, क्या बचा, यहाँ बचा हुआ है d माइनस टी, यहाँ क्या बचा हुआ है, प्लस यहाँ t और नीचे k, तो t अपान k, ये इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। बड़ा आसान सा है, सबसे पहले हम डायग्राम बनाए, फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात किया। क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात किया, क्योंकि हमें चाहिए था किसका मान, विभव का मान, और विभव का मान हमने कहाँ से निकाला, हमने इस फार्मूले से निकाला, v इज इक्वल टू ईडी से। क्यों विभव का मान चाहिए था, क्योंकि जो कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होता है, कैपेसिटेंस कितना होता है, धारिता जो है c इज इक्वल टू q अपान v, इस फार्मूले का मान रखने के लिए हमने किसका मान निकाला, पोटेंशियल का मान निकाला, विभव का मान निकाला, जो कि है इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के दो मान निकाले। सबसे पहले क्यों दो मान निकाले, क्योंकि आंशिक रूप से पार्शियली डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो है उपस्थित है ना, आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम उपस्थित है दोनों प्लेटों के मध्य, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा और एआर पर अलग होगा, इसलिए हमने दो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। याद रखिएगा, तो डी माइनस टी पर क्या था, वायु था, तो वायु पर कितना होता है, इतना होता है, दोनों के नाम अलग अलग रखने थे, इसलिए हमने इसका नाम ई नॉट रखा और इसका नाम क्या रखा, ई रखा। फिर आगे जाकर के हमने ये जो फार्मूला है इस पर मान रख करके हमने निकाल लिया क्या, पोटेंशियल, क्या निकाल लिया, विभव। और ये मान जो है हम कैपेसिटेंस के जो फार्मूला है उस पर मान रख देते हैं, तो हमें मिलेगा कैपेसिटेंस जो है इज इक्वल टू q अपान v का मान कितना है, तो q अपान एप्सिलॉन नॉट a, q अपान एप्सिलॉन नॉट a, और ब्रैकेट में है d माइनस टी प्लस t अपान k ब्रैकेट क्लोज। इसको हल करते हैं तो देखिए ये q और ये q क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। क्या मिलेगा हमें, देखिए ये एप्सिलॉन नॉट a है, q अपान में है, तो इसे हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट a, नॉमिनल में चला जाएगा, अपान नीचे क्या बचा हुआ है, तो नीचे बचा हुआ है d माइनस टी, अब ब्रैकेट हटा देते हैं, इतना ही है ना, तो कुछ किसी चीज का मल्टीप्लाई हो रहा है ना तो डिवाइड हो रहा है नीचे, इसे हम लिखते हैं d माइनस टी प्लस टी अपान k। अब यहाँ देखिए यहाँ भी t है और यहाँ भी t है, दूसरा जो पद है और सेकंड टर्म और थर्ड टर्म दोनों में t है, दोनों में क्या है, t है, दोनों t हम कॉमन ले लेते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एप्सिलॉन नॉट a। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल या वाकई में कैपेसिटेंस जब निकालना होगा हमें, तो हमें टी का मान रखना होगा कि भाई हमने कितने मोटाई का डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो है डाला है दोनों प्लेटों के मध्य, तो दो मान रखना पड़ेगा, उससे अच्छा एक ही मान रखना पड़ेगा जब हम टी को कॉमन ले लेंगे। तो हम क्या करते हैं, टी को कॉमन ले लेते हैं, तो डी माइनस टी ब्रैकेट में हो जाएगा, माइनस टी तो कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा 1, यहाँ प्लस है, माइनस हमने कॉमन लिया तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, टी तो हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 1 अपान k। तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, ये कैपेसिटेंस के लिए फार्मूला है, कब, जब पार्शियली जो है डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो है उपस्थित हो दोनों प्लेटों के मध्य, ठीक है क्या। तो कभी कभार प्रश्न पूछा जाता है कि अगर कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस ज्ञात कीजिए जब पार्शियली क्या हो डाइलेक्ट्रिक मीडियम उपस्थित हो दोनों प्लेट के मध्य, यानी कि संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए जब आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम उपस्थित हो। फिर आगे एक नंबर का प्रश्न पूछा जाता है कि भाई अगर परावैद्युत माध्यम की जगह पूर्ण रूप से वायु या निर्वात होता तो धारिता में क्या प्रभाव पड़ता। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक नंबर में हमेशा अतीत रहता है, 5 नंबर का जब आता है तो अगर परावैद्युत को हटा करके पूरा वायु या निर्वात डाल दें तब क्या होगा, इस तरह से पूछा जाता है। तब क्या होगा, वायु निर्वात जब हो तो k का मान 1 हो जाता है, k का मान 1, तो यहाँ k का मान 1 हो जाएगा कब, जब ये आंशिक रूप से जब परावैद्युत
जो दोनों प्लेटों के मध्य उपस्थित है, पार्शियली डायलेक्ट्रिक मीडियम जो उपस्थित है, उसकी जगह अगर पूरा वायु निर्वाती होता, जैसा कि इस टॉपिक में हमने पढ़ा है, तो कभी कभी क्या करता है, इसी टॉपिक को पूरा डेरिवेशन पूछता है और अंत में पूछ देता है कि भैया परावर्तित माध्यम डायलेक्ट्रिक मीडियम की जगह वायु निर्वाती होगा, तब क्या होगा कैपेसिटेंस जो है। तो के का मान सिंपली 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 1 - 1, ये 0 हो जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट ए अपन डी हो जाएगा। तो डी का मान जो कम हो रहा था वो नहीं होगा, तो कुल मिलाकर के कैपेसिटेंस कम हो जाती है, धारिता कम हो जाती है जब परावैद्युत की जगह पूर्ण रूप से वायु निर्वात हो तब। तो जो भी कैपेसिटर यूज होते हैं डेली, जो आप यूज करते हैं, जो भी डिवाइसेस जो है, जैसे फैन हो गया, फैन, टीवी, तो सब में परावैद्युत माध्यम जो उपस्थित होता है वो पूर्ण रूप से भरा हुआ होता है, पूर्ण रूप से भरा हुआ होता है। आ रहा समझ में क्या? तो अगर पूछा जाए कि भाई वायु निर्वाती हो पूर्ण रूप से तो क्या हो जाता है, धारिता कम हो जाता है। अगर इस क्वेश्चन के साथ पूछा जाए तब एक और क्वेश्चन बनता है कि परावैद्युत के माध्यम की उपस्थिति में आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से, आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से, तो उस सिचुएशन में धारिता क्या होगी, धारिता बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है? तो देखिए, जब पूर्ण रूप से वायु था तब हमें धारिता क्या मिली थी, एप्सिलॉन नॉट ए अपन डी, एप्सिलॉन नॉट ए अपन डी मिला था। जब परावैद्युत की उपस्थिति है तो डी में क्या माइनस हो रहा है, इतना वैल्यू माइनस हो रहा है, मतलब डी का मान कम हो रहा है, और डी का मान कम होगा तो कैपेसिटेंस क्या होगा, बढ़ेगा, यानी कि धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दूसरा क्वेश्चन बनता है। तीसरा क्वेश्चन बनता है कि अगर धातु उपस्थित हो, मेटल उपस्थित, क्या उपस्थित हो, धातु या मेटल उपस्थित हो, आंशिक रूप से अगर उपस्थित हो, किस रूप से हो, आंशिक रूप से उपस्थित हो, तो के का मान इनफिनिटी हो जाता है। उस सिचुएशन में के का मान इनफिनिटी हो जाएगा, और के का मान इनफिनिटी होगा तो ये वैल्यू जो है 0 हो जाएगा, तो डी में टी माइनस होगा, डी में क्या माइनस होगा, टी माइनस होगा, तो डी का वैल्यू फिर से कम हो रहा है। अगर आंशिक रूप से धातु यानी कि पार्शियली अगर मेटल है तब, तो इस सिचुएशन में भी धारिता बढ़ जाती है, धारिता बढ़ जाती है। एक और क्वेश्चन बनता है कि अगर पूर्ण रूप से धातु उपस्थित हो पूरा, तब क्या होगा। तो धातु क्या है, मेटल कंडक्टर है, मेटल क्या है, कंडक्टर है, तो विभव समान हो जाएगा, इधर विभव ज्यादा इधर कम है, तो आवेश का प्रवाह होने लगेगा ज्यादा से कम की ओर, ज्यादा से कम की ओर, जब तक कि पोटेंशियल जो है इक्वल ना हो जाए, विभव समान ना हो जाए। तो विभव समान हो जाएगा तो उस सिचुएशन में संधारित्र जो है, कैपेसिटर जो है, कैपेसिटर की तरह बिहेव ही नहीं करेगा, व्यवहार ही नहीं करेगा, तो कैपेसिटर ही नहीं रहेगा वो। तो अगर पूर्ण रूप से मेटल उपस्थित हो, फुली है ना, पूरा पूर्ण रूप से, तब कैपेसिटर जो है कैपेसिटर की तरह व्यवहार नहीं करता है, बिहेव नहीं करता। तो इतने प्रश्न जो है बनते हैं इन दोनों टॉपिक से।